नमस्कार साथियों, हमने मनोविज्ञान में अब तक मनोविज्ञान की जो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो अवस्थाओं की चर्चा कर ली है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। उसमें बच्चे का किस तरीके से क्या विशेषताएं हैं, क्या उपनाम हैं, वहां पर क्या मनोवैज्ञानिकों के कथन हैं, इनकी चर्चा हमने वहां कर रखी है। वहां से आप शायद क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है, आप उसको ध्यान से देख लें। अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं कि बच्चों में जो होने वाला जो विकास है, सामवेगिक विकास हो, मानसिक विकास हो, या उनमें जो अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होती है, उस लर्निंग को लेकर, उस अधिगम को लेकर या विकास को लेकर अलग अलग विचारकों ने अपने अपने क्या दिए हैं, मत दिए हैं। और ऐसे कई क्या नाम से विचारक हैं, कई ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके विचारों से कोई बहुत सा एक मनोवैज्ञानिकों का समूह, एक वर्ग क्या हुआ है जिसने समर्थन दिया है किसी एक विचार को, तो वहां से वादों का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है। मतलब ये कि हम मनोविज्ञान में जो शुरू करने वाले हैं वो हम वादों को देखेंगे और उन वादों के अंदर कितने मनोवैज्ञानिक हैं जो उस वाद का समर्थन करते हैं, और फिर प्रत्येक वाद में क्या वो अपने बात रखते हैं, क्या अपने थॉट्स रखते हैं कि बच्चा किस तरीके से क्या नाम से अधिगमित होता है। ये सारी बातों को समझने के लिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदायों के समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं वो, और उन्होंने क्या क्या अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, किस व्याप पर उन्होंने मनोविज्ञान में ये उपलब्धियां हासिल की और उसको शिक्षा शास्त्र के अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया। तो आप प्रत्येक वाद को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि वाद कोई भी हो उसका जो मूल धारणा होगी वो एक ही होगी। मनोवैज्ञानिक अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो होंगे उनके उनके क्या नाम से सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, उनके प्रयोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों का वर्ग, एक समूह ऐसा होगा जो किसी एक क्या नाम से वाद को या एक विचार को क्या देगा, मान्यता देगा, उसको स्वीकार करेगा। ठीक है, तो हम ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, पेडागोजी यहीं से बनेगी। आप बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े मनोयोग से, पूरे इत्मीनान से, ध्यान से देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पर फिर से पिछले कथन की ओर लेके जाऊंगा। तो वो जो कथन हमने देखा, मनोविज्ञान जब हमने शुरू किया था तो एक वुडवर्थ की परिभाषा हमने ली थी, और वुडवर्थ ने, इसमें हमने ये देखा था कि वुडवर्थ ने ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आत्मा का जो विज्ञान था, वो आत्मा का विज्ञान किस प्रकार से आया, मन या मस्तिष्क का रूप लेकर, मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में आया, और किस प्रकार वो चेतना के रूप में आया, और किस प्रकार वर्तमान में वो क्या है, व्यवहार के रूप में क्या है, स्थापित है। ठीक है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में क्या है, स्थापित है। हमने ये यहीं से मनोविज्ञान की कक्षाएं शुरू की थी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये कि यहाँ तक हमने ये देख लिया कि ये इसकी क्या है, विकास यात्रा है किसकी, मनोविज्ञान की। ठीक है, यहाँ पर वुडवर्थ ने ये कहा है कि प्रारंभ में मनोविज्ञान ने अपनी क्या कर दी, आत्मा का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क को क्या किया, छोड़ा, फिर उसने अपनी चेतना खोई, और वर्तमान में व्यवहार के मनोविज्ञान के रूप में स्थापित है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें ये समझना है कि लगातार इसमें क्या होते आए हैं, परिवर्तन होते आए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो मनोविज्ञान को जो जिसका विषय माना जाता है वो है क्या, व्यवहार का विषय। याद रहे कि मानव के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है क्या, मनोविज्ञान। अब इस मनोविज्ञान के अंदर कई प्रकार के क्या हुए, संप्रदायों का उदय हुआ, कई प्रकार के संप्रदायों का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, तो इसमें जो संप्रदाय हैं उन संप्रदायों में हम देखेंगे क्या, एक संप्रदाय है कौन सा, संरचनावाद। एक संप्रदाय कौन सा है, संरचनावाद। एक संप्रदाय है प्रकार्यवाद। एक संप्रदाय है क्या, प्रकार्यवाद। एक संप्रदाय है निर्मितवाद। एक संप्रदाय क्या है, निर्मितवाद। एक ये संप्रदाय है। एक संप्रदाय है व्यवहारवाद। ठीक है, एक संप्रदाय क्या है, व्यवहारवाद। एक संप्रदाय है क्या, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद। ठीक है, एक संप्रदाय है क्या, गेस्टाल्टवाद। एक संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद एक संप्रदाय ये है। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद है। एक संप्रदाय है मानवतावाद।
एक क्या है, मानवतावाद, एक ये संप्रदाय है। तो देखो, निर्मितवाद हुआ, प्रकारवाद हुआ, संरचनावाद हुआ, व्यवहारवाद हुआ, गेस्टाल्टवाद हुआ, मनोविश्लेषणवाद हुआ, क्या नाम से मानवता, क्या नाम से वाद हुआ। इस प्रकार के और भी वाद हैं जिनकी चर्चा हम शुरू करेंगे। और इसके साथ हम ये देखेंगे कि संरचनावाद जो है इसका क्या विचार है, क्या मत है, ये किस तरीके से मानता है कि क्या किस तरीके से बच्चों में अधिगम होता है। प्रकारवाद को देखेंगे, वैसे ही निर्मितवाद को देखेंगे, वैसे ही व्यवहारवाद को देखेंगे, गेस्टाल्टवाद को। प्रत्येक वाद के अपने मनोवैज्ञानिक होंगे, प्रत्येक वाद का अपना एक विचार होगा, उस विचार को मान्यता दी गई होगी उन सारे मनोवैज्ञानिकों ने। जैसे अगर कोई निर्मितवाद के मनोवैज्ञानिक है तो उन्होंने इस वाद को माना होगा और इसके आधार पर वो चले होंगे। वैसे ही प्रत्येक वाद के अंदर मनोवैज्ञानिक है और वो मनोवैज्ञानिक अपने वादों को लेकर चलेंगे और क्या देंगे, अधिगम के बारे में बात करेंगे और सिद्धांत देंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे वादों को देखेंगे। अभी हम जो सबसे महत्वपूर्ण वाद है, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद और कौन सा, मनोविश्लेषणवाद, इन तीन वादों पर हम शुरुआत में अभी से चर्चा करेंगे और फिर बाद में संरचनावाद, प्रकारवाद, मानवतावाद और भी वादों को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम, क्या शुरू करते हैं, व्यवहारवाद। ठीक, तो देखो जरा, हम सबसे पहला वाद लेके चलते हैं व्यवहारवाद। ठीक, तो देखो जरा, सबसे पहला वाद हम लेके चल रहे हैं क्या, व्यवहारवाद। ठीक, तो देखो जरा, मैंने कहा कि हम समझेंगे इसमें, इसके अंदर के व्यवहारवाद क्या है। ठीक है, दूसरा हम समझेंगे व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है। तीसरा हम समझेंगे व्यवहारवाद के समर्थक कौन है। चौथा हम समझेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है। चौथा हम समझेंगे व्यवहारवाद का शिक्षा शास्त्र में या मनोविज्ञान में क्या योगदान है। किसमें, व्यवहारवाद का योगदान किसमें, मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में क्या इसका क्या है, योगदान है। ठीक है, और अगला हम देखेंगे कि शिक्षा शास्त्र के अंदर इसका, इसकी प्रायिकता क्या है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के अंदर इसकी प्रायिकता क्या है। और ये पॉइंट्स आपको हम यहाँ देखेंगे हर एक संप्रदाय के अंदर कि कोई भी अगर वाद है तो वो वाद क्या है, उस वाद के प्रवर्तक कौन है, उस वाद के समर्थक कौन है, उस वाद के सिद्धांत क्या क्या है, उस वाद का मनोविज्ञान में योगदान क्या है और उसकी क्या नाम से प्रायिकता या प्रायिकता क्या है किसी भी काय के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर और शिक्षा शास्त्र के अंदर। ठीक, तो इन बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है प्रत्येक काय के अंदर, वाद के अंदर। ठीक है, और एक बात और, इसका, इसके महत्वपूर्ण विचारधारा क्या है। ठीक है, और इसके क्या है, विचार क्या है। ठीक, मैं कहूँगा आप बिल्कुल स्किप ना करें, बड़े ध्यान से देखें, कितने बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपको, जब आप इसको बड़े ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से हम क्वेश्चंस में गच्चा खा जाते हैं, क्वेश्चंस हमसे समझ नहीं आते और हम उनको ठीक तरीके से उत्तर नहीं दे पाते। तो आप उत्तर देने में भी सक्षम बनोगे, सामर्थ्य जुटाओगे, लेकिन उससे पहले हमें इन सारी पॉइंट्स पर क्या कर लेना है, चर्चा कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, व्यवहारवाद क्या है। ठीक है, तो देखो जरा, व्यवहारवाद क्या है। अभी हमने देख लिया, आत्मा का विज्ञान आया, मन का आया, उसके बाद चेतना का आया, वर्तमान में क्या है, व्यवहारवाद के रूप में स्थापित है। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक शब्द है क्या, व्यवहार, और एक शब्द है क्या, वाद। दो शब्द है, एक शब्द है क्या, व्यवहार, और एक शब्द है क्या, वाद। अब देखो जरा, इसमें अगर हम देखें एक शब्द व्यवहार और एक शब्द वाद में, तो ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार कैसा, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, ठीक है, व्यवहार, इसी के अंदर किसी भी व्यक्ति का सांवेगिक व्यवहार, ठीक है, और इसी के अंदर किसी भी व्यक्ति का मानसिक क्या आता है, व्यवहार आता है। यानी इस व्यवहार के अंदर ये तीनों क्या है, क्या नाम से व्यवहार हैं, गतिविधियां हैं। और वाद का मतलब होता है विचार,
वाद का मतलब क्या होता है? विचार, एक ऐसा विचार जिस विचार के समर्थक कई होते हैं, जिस विचार को मान्यता प्राप्त हो जाती है, जिस विचार को जिस विचार का वैश्विक स्तर पर स्वीकारीकरण हो जाता है, उसी को कहा जाता है क्या? वाद। तो इसका मतलब ये कि ये एक ऐसे विचार होंगे, या फिर हम कहें कि व्यवहारवाद का मतलब है कि एक ऐसा विचार जो किसी भी प्राणी के शारीरिक, मानसिक और सामयिक जो व्यवहार है, इन व्यवहारों के ऊपर जो विचार रखे गए हैं जिस वाद के अंदर, उसे कहा जाएगा क्या? व्यवहारवाद। उसे क्या कहा जाएगा? व्यवहारवाद। अब थोड़ा सा व्यवहारवाद के प्रवर्तकों के बारे में हम जाने, इससे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद कहना क्या चाह रहा है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस शब्द को लेकर आया। ठीक, तो देखो जरा, यहां पर मैं सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, मनोवैज्ञानिक का, जिसका नाम है क्या? मैकडूगल। जिसका नाम क्या है? मैकडूगल। ठीक, तो देखो जरा, एक व्यक्ति है, एक मनोवैज्ञानिक है, मैकडूगल। ये जो मैकडूगल है, इस मैकडूगल ने सबसे पहले 1905 में क्या किया? इस शब्द का सर्वप्रथम क्या किया? प्रयोग किया। शब्द का क्या किया? प्रयोग किया सर्वप्रथम। किसने? मैकडूगल ने। ठीक, अब ये मैकडूगल क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसने क्या कहा, इसने क्या देखा, ये सब हम क्या देखेंगे? आगे जानेंगे। अभी केवल हम इन बिंदुओं पर चर्चा करने आए हैं आज, केवल 1 2 3 4 5 6 बिंदुओं पर। ठीक, तो ये पहला व्यक्ति था कौन? मैकडूगल, जिसने 1905 में इस शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। उसके बाद एक व्यक्ति, एक मनोवैज्ञानिक आता है, कौन? पिल्सबरी। ठीक है, एक व्यक्ति कौन आता है? पिल्सबरी। इस पिल्सबरी ने इसको क्या दिया? इसके रूप में स्थापित किया, व्यवहार के विज्ञान के रूप में। व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाला मनोवैज्ञानिक है कौन? व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाला जो है, मतलब ये हुआ कि मैकडूगल ने तो व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, लेकिन इसने, पिल्सबरी ने इस व्यवहार शब्द को व्यवहार के विज्ञान के रूप में क्या किया? स्थापित कर दिया इस मनोवैज्ञान को। ठीक है, या फिर हम कहें कि किसको? चेतना के विज्ञान को। ठीक है, जो इससे पहले क्या, किस नाम से जाना जाता था? चेतना नाम से। फिर इसके बाद एक व्यक्ति का नाम आता है, किसका? एक व्यक्ति का नाम आता है वाटसन का। क्या नाम आता है? वाटसन। ये सबसे महत्वपूर्ण है कौन? वाटसन। तो देखो जरा, ये जो वाटसन है, ठीक है, ये वाटसन सबसे महत्वपूर्ण है और ये इसका क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है, या हम कहें कि इसका जनक माना जाता है। किसका? व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद का जनक कौन माना जाता है? वाटसन माना जाता है। अब वाटसन व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। तो देखो जरा, मैकडूगल, पिल्सबरी, ये दो वो व्यक्ति हैं जिसने व्यवहार के रूप में स्थापित किया, वो पिल्सबरी है। जिसने शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया वो कौन है? क्या नाम से? मैकडूगल है। और वाटसन इसका जनक माना जाता है। इसका कारण क्या है उसकी चर्चा हम थोड़ी सी कर लेते हैं। 1913 में इसने क्या दिया? तो 1913 में इसने एक सूत्र दिया। 1913 में इसने क्या दिया? एक सूत्र दिया। क्या? R बराबर FSO। ठीक है, इसको क्यों माना जाता है? इसको क्यों माना जाता है जनक, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो इसने एक सूत्र दिया, R बराबर FSO। यहाँ पर जो R है, यहाँ पर जो R है, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? तो देखो जरा, R का मतलब रिस्पॉन्स, F का मतलब क्या है? फंक्शन, और S का मतलब है स्टिमुलस, और O का मतलब है क्या? O का मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, मतलब प्राणी। मैं हिंदी में लिखे देता हूँ, इसका मतलब है प्राणी, इसका मतलब क्या है? प्राणी। ठीक है, और ये जो है क्या? स्टिमुलस, इसका मतलब है क्या? उद्दीपक। इसका मतलब क्या है? उद्दीपक। और जो फंक्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्रिया। इसका मतलब क्या है? क्रिया। और R का मतलब क्या है? R का मतलब है यहाँ पर क्या? अनुक्रिया। क्या? अनुक्रिया। ठीक, तो देखो जरा, यहाँ पर हमें ये समझना है कि यहाँ पर वाटसन ने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र क्या दिया कि R बराबर FSO। इसका मतलब ये कि ये बताने की कोशिश की किसने? वाटसन ने। यहाँ पर ये प्रूफ किया कि किसी भी व्यक्ति की जो अनुक्रिया होती है,
किसी अनुक्रिया का मतलब किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, मतलब यहाँ पर है ये व्यक्ति, मतलब ये जो प्राणी है, इस प्राणी का जो व्यवहार होता है, इस प्राणी का जो व्यवहार होता है, वो व्यवहार क्या होता है, उद्दीपक और काय पर, अनुक्रिया पर क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति है प्राणी, इसका जो अनुक्रिया है, जिसको हम कहेंगे क्या, व्यवहार, जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्यवहार। तो यहाँ पर इसने, वॉटसन ने ये प्रूफ किया कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो उद्दीपक और अनुक्रिया पर क्या होता है, आधारित होता है। इसीलिए यहाँ पर हमें एक थ्योरी मिलती है क्या, एसआर थ्योरी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या दिया, ये सूत्र दिया, और इस सूत्र ने क्या किया, इस सूत्र ने वो कार्य कर दिखाया जिसने चेतना के विज्ञान, जिस रूप में चेतना के विज्ञान को लिया जा रहा था, वो चेतना का विज्ञान अस्वीकृत हो गया और व्यवहार के विज्ञान के रूप में ये क्या हो गया, स्थापित हो गया। कौन, वाटसन। कौन, वाटसन ने क्या किया, व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित हो गया और इस व्यवहारवाद का जनक माना जाने लगा। कौन, वाटसन। अब ये सूत्र क्या है, इसकी चर्चा हम डिटेल में अभी करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम ये समझ लें कि इसके सार्थक, इसके समर्थक कौन है। तो देखो जरा, ये तीन नाम तो इसमें है ही, इंपोर्टेंट तीन नाम तो है ही। इसके अलावा इसमें देखो नाम आता है किसका, तो देखो इसमें नाम आता है, एक नाम आता है किसका, एक नाम आता है टॉलमैन का। एक नाम किसका आता है, टॉलमैन का। तो देखो टॉलमैन इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा थॉर्नडाइक इसके अंदर आता है। कौन, थॉर्नडाइक। तो देखो थॉर्नडाइक भी क्या है, समर्थक है किसका, क्या नाम से, आपके व्यवहारवाद का। तो थॉर्नडाइक नाम आता है, इसी के अंदर गुथरी नाम आता है, इसी के अंदर क्लार्क हल नाम आता है, क्लार्क हल नाम आता है इसी के अंदर। ये समर्थक है कौन, क्लार्क हल। क्लार्क हल इसका समर्थक है, गुथरी इसका समर्थक है, टॉलमैन समर्थक है। ठीक है, वुडवर्थ समर्थक है, वुडवर्थ। तो देखो वुडवर्थ भी क्या है, इसी का समर्थक है, वुडवर्थ। ठीक है, इसी के बाद आता है क्या, पावलोव, जो क्या है इसका समर्थक है किसका, व्यवहारवाद का। तो पावलोव इसके अंदर आता है। इसी के अंदर कौन आता है, स्किनर का नाम आता है। तो स्किनर क्या है, इसका क्या है, समर्थक है। ठीक है, ऑलपोर्ट का नाम आता है, ऑलपोर्ट। और बाद इसमें नाम आता है किसका, क्रो एंड, मतलब हम ये कहेंगे यहाँ पर दो नाम है, एक नाम है डेनियल, डेनियल क्रो, एक नाम है क्या, डेनियल क्रो, और एक नाम है क्या, एलिस क्रो। एक नाम है क्या, एलिस क्रो। ठीक है, तो इन दोनों को जिस नाम से जाना जाता है, तो हम इन्हें जानते हैं मनोविज्ञान में ज्यादातर किस नाम से, क्रो एंड क्रो के नाम से। ठीक है, तो जो क्रो एंड क्रो है, इनमें दो हैं, एक का नाम है डेनियल क्रो और एक का नाम है क्या, एलिस क्रो। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक क्या हैं, व्यवहारवाद को मानते हैं। कौन कौन, मैकडूगल, पिल्सबरी, वाटसन, टॉलमैन, गुथरी, क्लार्क हल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, पावलोव, स्किनर, ऑलपोर्ट, डेनियल क्रो, एलिस क्रो। ये, और इसमें एक नाम और आता है किसका, सिगमंड फ्रायड का। इसमें एक नाम और आता है किसका, सिगमंड फ्रायड। तो देखो जरा, सिगमंड फ्रायड भी इसी के अंतर्गत आता है। अब इसमें आपको एक बात कॉमन लेके चलना है क्या, कि इसमें केवल सिगमंड फ्रायड को छोड़ दें, जो कहाँ के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया के, जो कहाँ के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया के। बाकी ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूएसए के रहने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्यवहारवाद में जो ज्यादातर मनोवैज्ञानिक हैं, वो ज्यादातर मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। ज्यादातर कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। तो मैंने कहा कि यूरोप में जो विषय पैदा हुआ, वो पला बड़ा विकसित हुआ कहाँ पर, यूरोप, अमेरिका में। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक, इसमें जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, उसमें सबसे ज्यादा व्यवहारवादी कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। तो आपको याद बार बार नहीं करना है कौन कहाँ का है। मैंने बताया केवल सिगमंड फ्रायड को अलग कर दें, जो ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। बाकी सारे वुडवर्थ, पावलोव, स्किनर, डेनियल, क्रो एंड क्रो, वाटसन, पिल्सबरी, ये सारे के सारे रहने वाले कहाँ के हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। तो ये क्या थे, इनके समर्थक थे। अब हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने कहा क्या। तो देखो जरा, ये वाली जो बात है, बस इसी के इर्द गिर्द पूरा क्या है, आपका व्यवहारवाद रहता है। मतलब ये कि यहाँ पर ये सूत्र है किसका, व्यवहारवाद का।
ये सूत्र है किसका? व्यवहारवाद का। और व्यवहारवादियों की जो अवधारणा है वो इसी के ऊपर क्या है? केंद्रित है। किस किस के ऊपर? तो ये केंद्रित है किसके ऊपर? उद्दीपक के ऊपर। ये केंद्रित है किसके ऊपर? उद्दीपक के ऊपर। ये केंद्रित है किसके ऊपर? अनुक्रिया के ऊपर। मतलब ये कि इन्होंने उद्दीपक को और इन्होंने किसको? अनुक्रिया को, दोनों को क्या दिया? महत्व दिया। और ये बताया कि इन्हीं दोनों के आधार पर किसी व्यक्ति का क्या होता है? व्यवहार होता है। ठीक है, क्या होता है? व्यवहार जो होता है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा ही क्या होता है? निर्धारित होता है। मतलब ये हुआ कि उद्दीपक का मतलब हुआ कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपको जो अभिप्रेरणा की जरूरत है, जिस वजह से आप में किसी कार्य को करने की प्रेरणा जागी है, वही कहलाता है क्या? उद्दीपक। और आपने उसके लिए, उसको पाने के लिए जो किया है उसे कहा जाता है क्या? अनुक्रिया। मतलब उद्दीपक का मतलब हुआ, उद्दीपक का मतलब हुआ कोई वस्तु, उद्दीपक का मतलब हुआ कोई लक्ष्य, उद्दीपक का मतलब हुआ कोई व्यक्ति, या उद्दीपक का मतलब हुआ कोई विषय। ठीक है, और तो ये तो क्या हुआ? कोई विषय है, कोई विषय है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है जिसके प्रति आपके मन में उसके लिए कुछ भाव पैदा हुए हैं और आपने फिर क्या किया? उसके लिए क्या किया? जो कार्य किया शारीरिक और मानसिक रूप से, वही क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाता है। और जो आप कर रहे हो वो आपका क्या है? व्यवहार है। तो ये जो पूरे क्या नाम से व्यवहारवादी है, ये मानते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित होता है, उसे कहा जाता है क्या? अनुबंधन। उसे क्या कहा जाता है? अनुबंधन। ठीक है, तो इन्होंने माना ये कि जब किसी प्राणी के द्वारा, यानी किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी प्राणी के द्वारा किसी उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब किसी स्टिमुलस को देखकर जो क्या नाम से अनुक्रिया की जाती है, रिस्पांस जो मिलता है, उसी रिस्पांस से क्या नाम से जो व्यवहार होता है, तब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है जिसे कहा जाता है क्या? अनुबंधन। और जब अनुबंधन हो जाता है तभी होता है क्या? अधिगम। तभी क्या होता है? अधिगम होता है। ये थ्योरी है, या हम कहें कि ये बेस है किसका? व्यवहारवाद का। मतलब ये कि इनका मानना है कि जो अनुबंधन होता, जो बच्चों के अंदर जो अधिगम होता है, वो अधिगम कैसे होता है? तो अधिगम कैसे होता है? अनुबंधन से। और ये अनुबंधन कब होगा? जब किसी भी प्राणी ने, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, किसी प्राणी ने अनुक्रिया के माध्यम से किसी उद्दीपक की प्राप्ति कर ली है, तो उन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित हुआ है, उसी संबंध से क्या होगा? अधिगम होगा। तो इनका मानना है व्यवहारवादियों का कि अधिगम कब होगा? जब अनुबंधन होगा। पर आपको एक बात ध्यान में देना है कि इन्होंने कहा कि उद्दीपक जो है, अनुक्रिया जो है, इनके बीच एक अनुबंधन है, इनके बीच अनुबंधन है। अब अनुबंधन जब होगा तो अधिगम होगा। तो यहां से कई बातें निकल के आ रही है जो आप बड़े ध्यान से सुने। पहली बात ये कि अधिगम जब होगा, पहली कंडीशन क्या है व्यवहारवादियों की? कि वो मानते हैं कि अधिगम तब होगा जब अनुबंधन होगा, यानी अनुबंधन के माध्यम से क्या होगा? अधिगम होगा। पहली बात। ठीक। दूसरी बात इस बात से निकल के आती है कि अनुबंधन जब होगा जब किसी भी अधिगम कर्ता या किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रिया से जब उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब ये कि जब उद्दीपक को प्राप्त कर लेगा कोई अधिगम करता, या उसका लक्ष्य जो है, उसका उद्देश्य जो है, जब वो उसको प्राप्त कर लेगा, वही तब जाके उसमें क्या होगा? अनुबंधन होगा। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी बात निकल के आती है कि अनुक्रिया क्या होगी? तो उद्दीपक के लिए किसी भी अधिगम कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया, इसकी प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाएगी, वही क्रिया क्या कहलाएगी? अनुक्रिया कहलाएगी। तो यहां पर ये बात निकल के आती है कि अनुबंधन जब होगा जब उद्दीपक की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। तो अधिगम जब होगा जब क्या हो जाएगा? अनुबंधन स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग ये मानते हैं। दूसरी बात, अगली बात ये मानते हैं कि यहाँ पर जो अधिगम करता है, उस अधिगम कर्ता में जो अधिगम की क्रिया होती है वो यंत्रवत होती है। ये व्यवहारवादी ये मान के चलते हैं कि जो क्या नाम से जो अधिगम की जो क्रिया है, वो अधिगम की क्रिया कैसी है? एक यंत्रवत क्रिया है। ये भी इनका तर्क है कि ये यंत्रवत क्या होती है? क्रिया होती है। धीरे धीरे क्या होता है? अधिगम होता है। ऐसा ये लोग मानते हैं। तीसरी बात, ये लोग ये भी मानते हैं कि अधिगम की क्रिया न केवल व्यक्तियों में, न केवल मानव जाति में, बल्कि जानवरों में भी, पशुओं में भी क्या होता है? अधिगम होता है। उनमें भी क्या होता है? अनुबंधन होता है। ये लोग मानते हैं। अगली बात ये है कि जब अनुबंधन
होता है, तो इन लोगों के सिद्धांतों को इसी अधिगम के आधार पर कहा जाता है साहचर्यवादी सिद्धांत। क्या कहा जाता है? साहचर्यवादी सिद्धांत। इन्हीं के सिद्धांतों को कहा जाता है अनुबंधनवादी सिद्धांत। इन्हीं को क्या कहा जाता है? अनुबंधनवादी सिद्धांत। इन्हीं को कहा जाता है क्या? संबंधवादी सिद्धांत। जो क्या बनाते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। तो देखो, साहचर्य कहा जा सकता है, संबंधवादी सिद्धांत कहा जा सकता है, अनुबंधनवादी सिद्धांत कहा जा सकता है, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहा जा सकता है? अनुबंधन के सिद्धांत कहा जा सकता है, ठीक है। और ये कहा जा सकता है कि व्यवहारवाद उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों पर क्या देते हैं? ध्यान देते हैं। दोनों को क्या मानते हैं? अपना महत्वपूर्ण केंद्र मानते हैं अधिगम के लिए। तो अब आप ये सोचोगे कि इस वीडियो से हमें मिला क्या, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हम इसमें जो भी पढ़ेंगे, हम जब हम इसमें देखेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जब हम देखेंगे पावलोव का सिद्धांत, जब हम देखेंगे स्किनर का सिद्धांत, ठीक है, जब हम इनके बारे में देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर ये जो 4-5 बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो बातों के इर्द गिर्द क्या घूमेगा? अधिगम घूमेगा। तो मतलब ये कि हमने ये देख लिया कि ये सिद्धांत क्या है, समर्थक इसके ये रहे, ठीक है। व्यवहारवाद का मतलब क्या है, ये अपन ने यहाँ देख लिया। प्रवर्तक कौन है, जान लिया। समर्थक कौन है, हमने देख लिया। योगदान क्या है मनोविज्ञान के अंदर, तो योगदान इसका मनोविज्ञान के अंदर ये है कि ये व्यवहारवाद ये बताएगा कि किस तरीके से बच्चों में क्या कराया जाना है? अधिगम कराया जाना है। अधिगम कराए जाने के लिए कौन कौन सी क्रियाओं को हम कौन कौन सी क्रियाएं हम करें, कैसे उद्दीपक रखें, किस प्रकार से अनुक्रिया कराएं, ठीक है। तो ये क्या है? इसका योगदान है। ये इसका क्या है? महत्व है। और विचार क्या है इनके? तो विचार मैंने बता दिए कि अनुक्रिया कब, कैसे, किस प्रकार से, जो भी मैंने बताया, किस प्रकार से अनुबंधन होगा, ये इनके क्या है? विचार हैं। अब अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम इनके सारों के, इन सब के क्या उठाएंगे? इन सब के उठाएंगे अपन क्या? प्रिंसिपल, इनके सिद्धांत, जो इन्होंने सिद्धांत दिए। लेकिन मैं कहूंगा इसको आप फिर से बड़े ध्यान से सुन लें, इसको एक बार दो बार जरूर देखें, क्योंकि ये पूरे व्यवहारवादियों के सिद्धांतों को समझने की नींव सिद्ध होगा। आपको हर बात समझ में आएगी। आपको यहाँ से ये पॉइंट्स जो मैंने लास्ट में बोले हैं उनको लेके चलना है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इन व्यवहारवादियों के सिद्धांत, जिनमें अपन थॉर्नडाइक है, स्किनर है, वुडवर्थ है, पावलोव है, ठीक है, मैकडूगल है, सिगमंड फ्रायड है, इनकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए